नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं प्रथला के विधायक नैनपाल रावत एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने भारी बरसात में क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखकर विधायक नैनपाल रावत नगर निगम के अधिकारियों पर जमकर बरसे और मौके पर ही नगर निगम के एक्शन ज्ञान प्रकाश और जेई को तुरंत समस्या का समाधान करने का आदेश भी दिया। ग्रामीणों ने विधायक को अपनी समस्याएं बताई। बरसात के मौसम में जहां जलभराव के कारण शहरी क्षेत्र में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के लिए बरसाती पानी मुसीबत बना हुआ है। विधायक नैनपाल रावत अचानक बरसात में ही प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव नवादा, सोता एवं मचगर सहित कई गांवों में जा पहुंचे और मौके पर भरे हुए पानी को देखकर अधिकारियों पर बिफर पड़े। अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। वहीं ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ गांव का जायजा लिया है। गांव में पानी भरा हुआ है और सफाई की व्यवस्था भी खराब बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जब से ये गांव नगर निगम FMDA में शामिल हुआ है, तब से इसकी दशा अच्छी नहीं है। अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया गया है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पहुंचे हैं कई गांवों के दौरे पर, अधिकारी भी आपके साथ हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, अधिकारियों के साथ जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके साथ आज मैंने सोतई, मचगर और नवादा गांव के दौरे किए हैं। इनमें जो पानी की व्यवस्था, जो पानी भर गया है, सफाई की स्थिति खराब है। जब से गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, FMDA में शामिल हुए हैं, तब से इनकी जो दशा है वो अच्छी नहीं है। और इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी अवगत करा चुका हूँ मीटिंग में, और आज उसी को लेकर के हमने इन गाँवों का दौरा किया है। पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, सफाई की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इस सब की व्यवस्था को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। एक तरफ जहां बिजली होने तथा 24 घंटे बिजली का दावा कर रहे, वहीं फरीदाबाद के IMT के उद्योगपति पिछले 36 घंटे से बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक रुख अपनाने से IMT के उद्योगपति आज सड़कों पर उतरने पर विवश हो गए हैं और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए IMT स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे। उद्योगपति इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और सीधी तौर पर कहा कि उद्योगपति अब केवल गुलदस्ता देने वाले उद्योगपति नहीं है, बल्कि अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे सड़कों पर उतरकर समस्या के खिलाफ हल्ला बोलने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सरकार की नीयत ठीक है, लेकिन अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली सरकार की छवि को पलीता लगा रही है। माध्यम से सरकार को और सारे सरकारी अधिकारियों को केवल ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब उद्योगपति बदल गया है। वो पहला वाला उद्योगपति नहीं है कि आप उसको दबाओगे वो दबेगा, आप उसको तंग करोगे। हमने ये सोच लिया है कि जैसे सरकार जिस आवाज़ में सुनना चाहती है, रोड जाम करके सुनना चाहती है, नारे लगा के सुनना चाहती है, जैसे और लोगों की आवाज़ सुन रहे, किसानों की सुन रहे हैं, उनकी ऐसे ही अब उद्योगपति भी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। या तो शासन और प्रशासन सुधर जाए, नहीं तो उद्योगपति रोड। 50,000 वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन पिछले 36 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं है। 36 घंटे से बिजली ना होने का इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता सकता है। ना इसको ऑफिसर समझते हैं, ना इसको ब्यूरोक्रेसी समझती है, ना इसको शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग समझते हैं। लेकिन इससे भी जो चिंता का विषय, इससे भी बड़ा जो चिंता का विषय वो ये है कि ऑफिसर्स जो है इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लेना चाहते। इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, SDO हैं, JE हैं, कि कोई आदमी कंप्लेंट कर रहा है, कोई आदमी बात करना चाहता है, कोई आदमी समाधान करना चाहता है, पूछना चाहता है, उसमें कोई इन लोगों की जो है रिस्पांस इनका अच्छा नहीं रहता है। और इसके अलावा ये आज की बात नहीं है, ये तो 36 घंटे से बिजली नहीं है, तो इसलिए आक्रोश में है उद्योगपति। कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं और आगे से कोशिश करते हैं फ्यूचर में इस टाइप की अनकन्वीनियंस इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली बोर्ड की वजह से ना आए। मैम, IMT इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सारा सुविधाओं से संपन्न एरिया कहा जाता है, लेकिन 36 घंटे से उद्योगपति बिजली की समस्या से परेशान है। तो जैसा कि बात कर रहे थे कि प्रिवेंटिव एक्शन कुछ लिए जा रहे हैं, क्योंकि आगे बरसातों का मौसम और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। मैम, कल जैसे वाटर लॉगिंग का इशू है पावर हाउस में, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ रिले सेटिंग के लिए MDP को अप्रोच किया हुआ है
और कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप के फॉल्ट, कल मल्टीपल्स ऑफ फॉल्ट हुए मैम। बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद में मानसून की पहली बारिश होने के बाद ही धान की खेती में काफी लाभ मिला है और धान की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ हुआ है। बता दें कि धान की फसल को काफी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बारिश होने के साथ ही किसानों को काफी आर्थिक लाभ भी होगा। बारिश ना होने के कारण लंबे समय से खेतों में फसलों पर सिंचाई का संकट बना हुआ था। बरसात के होने से अब खत्म हो गया है संकट और मौसम की पहली बारिश के कारण धान की बुआई करने वाले सभी किसान काफी खुश दिखाई दिए। किसानों ने बताया कि लंबे समय से वहां फसलें सूखे की मार झेल रही थी, परंतु भगवान की कृपा से हमारे इलाके में अच्छी बरसात हुई है, जिसके कारण खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं, जो कि हमारी धान की फसल के लिए काफी लाभदायक है। वहीं किसानों ने बताया कि बारिश बाकी सभी फसलों के लिए अच्छी है सिवाय सब्जियों के। धान है, ये जो भी मक्का है उसमें भी नुकसानी फ़ायदा है। बाजरे की फसल जो नहीं लगाई वो लग जाएंगी, तो सारी जो फसलें हैं दलहन की, तिलहन की, ये सब फसलों में फ़ायदा है। ग्वार लगाए हुए लोगों ने, तिल लगाए हुए हैं, कपास लगाई हुई है, सब में फ़ायदा है। बहुत अच्छा फ़ायदा है किसान के लिए। और किसान के लिए ये समझ लो कि खाद परमात्मा ने डाली है। नुकसान की बात करें तो नुकसान कौन कौन सी फसल में होता है? छोटी मोटी जैसे कुछ फसलें ऐसे होती हैं, जैसे खीरे की है, जो ये बेल वाली फसलें होती हैं विशेषकर, उनमें अगर पानी 2-3 दिन रुक जाए, अभी तो पानी रुकेगा नहीं, नुकसान उनमें भी नहीं है। अगर 2-3 दिन बीच में खुल जाता है फिर बारिश हो जाती है, उनसे विशेषकर नुकसान नहीं होगा। उसमें फूल आना थोड़ा बंद हो जाता है। वो एक कुदरत का करिश्मा है। इस टाइम तो किसान के लिए बरसात आना तो समझ लो धन का बरसना है। सभी फसलों में इस टाइम जो खेत हैं वो तैयार होते हैं, समझ लो हर फसल में इस टाइम फ़ायदा है। धान की फसल में फ़ायदा है, ईख की फसल में फ़ायदा है, ज्वार की फसल में फ़ायदा है, सब फसलों में सब में फ़ायदा है जी। कोई नुकसान नहीं है। तो बेस बनना है, धरती का बेस है ये बारिश। तो और नुकसान की बात करें तो नुकसान कौन सी फसल में होती है? नहीं, नुकसान तो कोई ख़ास मैं नहीं कह सकता। थोड़ा सब्जियों में नुकसान हो जाता है। सब्जियों की फसलें अगर वो डूब जाती हैं तो वो थोड़ा सा नुकसान है। अगर हम उसमें 2-4 दिन 5-10 दिन ये सब्जियां डूबी रहती हैं तो वो सड़ जाती हैं, तो उसमें नुकसान है थोड़ा सा। बाकी वैसे फ़ायदा ज़्यादा है जी। यानी हम ये माने सोने पे सुहागा। हाँ, ये बरसात तो सोने पे सुहागा है। ये आगे का बेस बनाती है जी। आगे जो भी फसलें बोई जाती हैं तो उसका हमारा एक जमीन का बेस बनता है। बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की है। इस पहल के तहत सेक्टर 30 के FRU बूथ एक बूथ बनाया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में कोरोना के मामले बेशक लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आहट से लोग डरे हुए हैं और ऐसे में इस कोरोना वायरस का केवल एक ही इलाज है, वो है टीकाकरण। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इसी क्रम में फरीदाबाद में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने देखा है कि टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं बेहद कम संख्या में आ रही हैं और इसकी वजह टीकाकरण केंद्र पर भीड़ का होना है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की और इस पहल के तहत एक बूथ बनाया। इस बूथ पर गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है। FRU 30 की SMO ज्योति शर्मा के मुताबिक वहां लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो और इसलिए उन्हें सुविधा मुहैया कराने के लिए बूथ बनाया गया है। इससे महिलाओं को भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं उनके बैठने और वैक्सीनेशन के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम प्रियंका है। मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ पे कोरोना का टीका लग रहा है और मुझे ये भी पता चला है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है और इससे क्या होगा कि मुझे मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी और मैं ये रिकमेंड कर। देखिए, इसके लिए हमने एक अलग टीम बनाई हुई है, जिसमें एक तो वैक्सीनेटर है, दूसरा एक हमने काउंसलर भी बिठाया हुआ है वहाँ पे, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की काउंसलिंग करेगा और उनको ये बताएगा कि हम उनको प्रॉपर फॉलोअप देंगे, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉलोअप उनके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में चलेगा और डिलीवरी के बाद भी चलेगा और उनका भी चलेगा और पैदा होने वाले बच्चे का भी चलेगा फॉलोअप। उसके लिए हम अलग से डाटा मेंटेन करेंगे और हम प्रेग्नेंट लेडीज़ का देखेंगे फॉलोअप में कि उनको कोई टीके से बाद में होने वाली कोई दिक्कत तो नहीं है या बच्चे में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। और हमारा जो काउंसलर है, हमारी जो आशा वर्कर, कुछ जैसे कि अभी वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ को लास्ट वीक ही लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट में,
तो जैसे जैसे गाइडलाइन आई हम सबको वो फॉलो करनी थी, तो हमने सोचा प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे कि आम तौर पे आने में हिचकिचाते हैं कि काफ़ी सारे नई वैक्सीन है और कैसा रहेगा, तो लोग बाहर निकल कर नहीं आ रही थी। तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचाने के लिए हमने एक सेपरेट बूथ बनाया है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को यहाँ किस तरह की सुविधा मिलेगी? बाकी तो जैसे जो रूटीन का चेकअप है वो सारे 4-5 चेकअप्स होते हैं, वो तो मिल ही रहे हैं। अब इसमें वैक्सीनेशन एक अलग से। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश की गठबंधनीय सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसान विरोधी है। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वो देश के हर किसान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को और मजबूती देने का काम करेंगे ताकि 3 कृषि कानून रद्द हो। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के जरिए इनेलो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनेलो पार्टी सत्ता से दूर है और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा से 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में इनेलो का एक भी विधायक नहीं रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और किसानों का समर्थन भी चौटाला को मिलता दिखाई दे रहा है। और परेशान लोगों की मेहनत के अगुआ आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे और कानून नहीं बदले जाएंगे बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, हालात साजगार हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारी तो केवल एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी साहब ने सारी उम्र एक बात को लेकर के संघर्ष किया कि इस देश के मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों को उनकी मेहनत का भरपूर सहयोग और समर्थन मिले। वो चाहते थे कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी हो, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाए। इस सरकार ने उसकी अनदेखी की गई, वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद इनके वायदों को भूल करके उसके उलट काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पैगा जासूसी विवाद को लेकर हंगामा मचा। लोकसभा की कार्यवाही ढंग से नहीं चल पाई। महज 4 मिनट के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही फिर से हंगामे के चलते करीब 10 मिनट बाद फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दोपहर 1 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने पेगासस मामले की जांच कराने की मांग की। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कोरोना पर सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं को संबोधित करते और सरकार की ओर से किए गए कोरोना प्रबंध और प्रेजेंटेशन भी देते। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरोना को लेकर कहा, इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार देश में कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बताती है। जो झूठे आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो सत्य से दूर है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 15 मई 2021 को कहा कि जो लोग चले गए वो मुर्दा हुए। सरकार का समर्थन करने वाले संघ की क्या नीति और मंशा है ये इससे पता चलता है।
बात करेंगे अगली खबर की। पूर्व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र सरकार का जोरदार ढंग से बचाव किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का तो इतिहास ही जासूसों का रहा है, ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की साजिश है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस जासूसी के सबूत नहीं दे पाई है। उसने राजनीतिक शिष्टाचार से परे जाकर आरोप लगाए हैं। प्रसाद ने सवाल किया कि जासूसी कांड का बखेड़ा संसद के मॉनसून सत्र के पहले क्यों खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि देश में फोन को लेकर सख्त कानून है, इस प्रतिक्रिया का पालन करते हुए टैपिंग हो सकती है। सरकार पर स्तरहीन आरोप लगाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पूरे पेगासस प्रकरण से भारत सरकार या भाजपा को जोड़ने के मामलों में अंश मात्र भी सबूत नहीं है। संसद में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली तेज बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों का पसीना निकाल दिया है। बारिश से दिल्ली की ज्यादातर सड़कें व अंडरपास जलमग्न हो गए हैं। रोड समेत प्रमुख सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वहीं बारिश के दौरान द्वारिका सेक्टर 18 इलाके के अतुल्य चौक के पास सड़क धंसने से एक i10 कार गिर गई। समय रहते कार चला रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में क्रेन की मदद से कार को भी निकाल लिया गया और दिल्ली पुलिस के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सोमवार दोपहर में अतुल्य चौक के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क धंस गई और उसी में गाड़ी समा गई। कार का इंजन और अगला पहिया मिट्टी में धंस गया और पीछे का कुछ हिस्सा सड़क के बाहर दिख रहा था। वहां पहुंचे लोगों ने कार के पिछले शीशे को तोड़कर सिपाही को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने बाद में क्रेन मंगाकर कार वहां से निकलवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब कांग्रेस में उठा सियासी तूफान अभी थमा ही है, लेकिन कब तक थमा रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। इस बीच मेल मिलाप का दौर जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन खेमे से उनकी दूरी लगातार बनी हुई है। सिद्धू की इन मुलाकातों की प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में आलाकमान से मिलने के बाद नवनियुक्त कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन जारी है। सिद्धू तीसरे दिन सोमवार को भी विधायकों से मिलते रहे। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में रहने वाले कांग्रेस विधायकों से मिलकर उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान वे चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन भी गए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सिद्धू से मिलकर कुछ विधायकों ने कहा, पंजाब की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदलेगी। कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रदेश का नियुक्त पत्र जारी होने के बाद सोमवार सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे। सबसे पहले वे चंडीगढ़ सेक्टर 12 कैबिनेट मंत्री बाजवा के यहाँ पहुंचे, जहां बाजवा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है कि 15 अगस्त से पहले राजधानी में कभी भी ड्रोन से हमला हो सकता है। जम्मू और उत्तर प्रदेश में आतंकी वारदात अंजाम देने में नाकाम रहे दहशतगर्द अब देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी योजना बना रहे हैं। खुफिया विभाग से मिली ऐसे ही इनपुट की खबर 14 जुलाई को भी प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इसके अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दिल्ली सहित देश के मेट्रो शहर समेत कई शहरों पर हमला कर सकती है। आतंकियों को मानव बम बनाकर या फिर टारगेट के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश के खुफिया विभाग में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। इस तरह के इनपुट्स के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आतंकी सेल स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाहौर के जोहर हाउस में राजस्व बोर्ड हाउसिंग सोसाइटी में देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज के आवास पर बाहर 23 जून को बम धमाका हुआ था। इस धमाके से भारत का कोई लेना देना नहीं है, मगर हाफिज इस धमाके का बहाना बनाकर आतंकी हमला करवा सकते हैं। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।